नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये हमारा हर एक का अनुभव होता है। हमारे मन में बहुत सारे शक होते हैं, संशय होता है। क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। और बहुत बार गलतियां हो जाती है। हम इंसान हैं, गलतियां तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन कभी कभी हम आश्चर्यचकित होते हैं कि गलती करते करते हम सही काम कर जाते हैं। और जब परिणाम सामने आता है तो हम भी अचंभित हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया, मन में तो था कि मैं गलती कर रहा हूं, मैं सही कैसे निकला। लेकिन हो जाता है। अब इसका कारण क्या है पता नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सोचते सही हो तो जो गलत लग रहा है वो भी सही हो सकता है। राहुल गांधी हमेशा गलती करते हैं, ये तो मैंने आपको बार 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 बताया। अगर कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत आज है तो उसका कारण राहुल गांधी है, ये तो मैं हजार बार बोल चुका हूं। राहुल गांधी की बहुत सारी गलतियां मैंने गिनाई है। लेकिन आज मैं राहुल गांधी की एक गलती कैसे सही रास्ते पर पार्टी को लेकर जाएगी इसके बारे में बोलना चाहता हूं। हाँ, अगर राहुल गांधी के दिमाग में जो बात है, ऐसे मैं मान रहा हूं, वो सही में होगी तो, वरना तो राहुल गांधी गलती ही कर रहे हैं। लेकिन वो गलती शायद उनको आगे चलकर सही रास्ते पर लेकर जाएगी, ऐसी आशंका मेरे मन में है। बंगाल के चुनाव में ममता दीदी के साथ कोई गठबंधन ना करते राहुल गांधी ने तय किया है कि पार्टी अपने ताकत से लड़ेगी। शायद असम में भी किया है। क्या सही किया है? हाँ, जो एनालिसिस करने वाले होते हैं उनको पार्टी चुनाव लड़ रही है उसका एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैं विश्लेषण कर रहा हूं तो बीजेपी जीतनी चाहिए, इसके लिए बीजेपी किस तरीके का गठबंधन बनाए, ये मेरे सोच से बीजेपी नहीं चलेगी। बीजेपी के अपने कोई एजेंडा होता है, प्रोग्राम होता है, मकसद होते हैं, उसी ढंग से बीजेपी चलेगी। ना कि भाऊ तौर से कर या किसी एनालिसिस करने वाले के इच्छा अनुसार पार्टियां चलेगी। तो कांग्रेस भी ऐसी है। लेकिन पिछले पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना मकसद क्या है ये तय कर नहीं पा रही। राहुल गांधी तय नहीं कर पाते कि उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए। बाकी सारे तय करते हैं और राहुल गांधी उस राह पर निकल पड़ते हैं। अब आप तमिलनाडु के रास्ते पर निकल पड़ो मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, तो आप दिल्ली तो नहीं पहुंचोगे। हाँ, बहुत सारे लोग बताने वाले होंगे कि हाँ, आप चेन्नई के रास्ते से जाओगे तो दिल्ली के लिए शॉर्टकट है, इसलिए आप चेन्नई से जाओगे। नहीं जाना चाहिए। आपको अपने पार्टी को कहाँ लेके जाना है तय करना पड़ेगा। आपको चेन्नई को जाना है, आप जरूर चेन्नई के रास्ते पर निकल पड़ो। लेकिन अगर मुंबई से निकलकर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको चेन्नई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। कहने वाले, बताने वाले, समझाने वाले कोई भी हो, वो उनका मकसद हो सकता है कि राहुल गांधी को हम इस तरफ भेजें। लेकिन राहुल गांधी को तय करना है कि उनकी पार्टी को लेकर उनको किस तरफ जाना है। और इसलिए अगर विश्लेषक या एनालिसिस करने वाले अगर बोलते हैं कि भाई इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, इसलिए कांग्रेस को डीएमके के साथ गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस को आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस को ममता के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो वो विश्लेषक आपको सच्ची बात नहीं बता रहा। वो उसका जो मकसद है, उस वो अगर एंटी बीजेपी है तो वो बीजेपी कैसे हारेगी ये देखेगा, ना कि कांग्रेस कैसे जीतेगी ये देखेगा। उसके दिमाग में आइडिया क्लियर है। अगर ममता और बीजेपी की लड़ाई हो रही है, इसमें बीजेपी की हार होनी चाहिए,
तो ममता की वोट काटने वाला अगर कोई सेक्युलर पार्टी है तो उसको भी अपने ताकत पर सब सीटें नहीं लड़ानी चाहिए, अपना संगठन भी नहीं खड़ा करना चाहिए, अपनी जो कुछ छोटी बड़ी वोट बैंक है वो लेकर ममता के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ममता के साथ अगर बाकी सब जुड़ जाए तो बीजेपी की हार हो जाएगी। तो क्या राहुल गांधी का ये मकसद हो सकता है कि कांग्रेस हारे या ना हारे या जीते कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए? ये कांग्रेस का मकसद नहीं हो सकता। कांग्रेस एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और उसको अपनी पार्टी की जीत के लिए चलना, काम करना जरूरी है। और उसके लिए जो जो कुछ करना है, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाओ, अपना संगठन बढ़ाओ, ना कि बीजेपी को हराने के लिए ममता की ताकत बढ़ाओ। बहुत सारे विश्लेषक आजकल एंटी बीजेपी है, तो ये गलत सलाह बहुत सारी सेक्युलर मानने वाली पार्टियों को देते कि आपको वोट कटुआ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यही बात असाउद्दीन ओवैसी, जिनकी हैदराबाद की पार्टी है एमआईएम, उनको ये बार बार वोट कटुआ बोलते रहे। अब उन्होंने पार्टी बनाई है तो हर जगह जाकर उनको अपनी पार्टी की ताकत, संगठन बढ़ाना है। और अगर बढ़ाना है तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में आपको चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो उस चुनाव क्षेत्र में या उस राज्य में आपकी ताकत कैसे बनेगी, आपकी पार्टी कैसे खड़े हो जाएगी? एक उदाहरण आपको देता हूं। पिछले कम से कम 4 दशकों में बारामती नाम का जो शरद पवार का गढ़ है, वहां शरद पवार पार्टियां बदलते रहे और उनके साथ वोटर यहां से वहां जाता रहा, और वो कांग्रेस में थे या कांग्रेस के खिलाफ थे, वो बात छोड़ दो। लेकिन इसी कारण से बारामती में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बारामती से मानो कांग्रेस पार्टी ओझल हो गई। आज अगर कांग्रेस को बारामती से चुनाव लड़ना है, शरद पवार के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो या और किसी के खिलाफ हो, तो उनके पास संगठन नहीं बचा है। क्योंकि सालों से, और कम से कम 10-12 चुनाव, एक दो अपवाद अपन एक्सेप्शन छोड़े, तो बारामती में कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़ा है। जब आप गठबंधन में रहते तो ये हालत हो जाती है। औरों के लिए जो चुनाव क्षेत्र आप छोड़ देते हो, वहां मेहनत करने वाला आपका कार्यकर्ता या नेता खड़ा ही नहीं होता। और अगर वो खड़ा नहीं होगा तो आपके पार्टी का कोई संगठन बनता नहीं, और आपको मानने वाले वोटर आहिस्ता आहिस्ता उस पार्टी के साथ चले जाते। जो दिल्ली में हो गया, जो उत्तर प्रदेश में हो गया, जो बिहार में हो गया, देश की बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वोटर था, वोट बैंक थी, वो आहिस्ते आहिस्ते क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा कर ली। और आज उसी अपने वोटर के लिए कांग्रेस को जूझना पड़ता है, कटोरा लेकर क्षेत्रीय पार्टियों के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। जल्दबाजी में 2-4, 10-12 एमएलए या एमपी चुनकर लाने के लिए आप जब एक गठबंधन करते हो तो आप दूसरी पार्टी की ताकत बढ़ाते हो और अपनी ताकत घटाते हो। अभी अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण आपको बताना है तो पिछले 10-12 साल की बात है। 2013 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला था तो कांग्रेस अपनी ताकत पर लड़ी थी, और 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। अचानक से एक पार्टी उभरी। ट्रेडिशनली बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही दिल्ली की पार्टियां थी, उसमें तीसरी पार्टी केजरीवाल के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी, और उसने कांग्रेस का बड़ा वोट बेस खा लिया। फिर भी बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाने के लिए ये चर्चा और डिबेट जोर शोर से चली कि क्यों बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाना है, इसलिए कांग्रेस को केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए। केजरीवाल ने सपोर्ट मांगा तक नहीं था, फिर भी कांग्रेस ने अपने 8 एमएलए
केजरीवाल के पीछे खड़े कर दिए और 2013 के दिसंबर में केजरीवाल पहली चुनाव में मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस के सपोर्ट से बने। 50 दिन में उन्होंने सरकार रिजाइन किया, सरकार चली गई। और 2 साल बाद 2015 में जब दिल्ली का चुनाव हो गया तो कांग्रेस का पूरा वोटर बेस था वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। कारण एक ही था, कांग्रेस ने 2013 के नतीजे आने के बाद केजरीवाल को सपोर्ट किया था। बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ, सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी 2013 में, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस पार्टी दिल्ली से ओझल होती गई। और जब सब सीटें लड़ाकर भी मानो 70 में से 60-65 जगह पर कांग्रेस की डिपॉजिट जाने लगी, जहां कांग्रेस 15 साल से सत्ता में बैठी थी। पिछली बार यानी 1 साल पहले जब दिल्ली का चुनाव हो गया, तब कांग्रेस ने तय किया कि नहीं, 24 कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा के सीट का बंटवारा किया था, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस ने अलग लड़ना चाहा और आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर जो 2 या 3% पर अटका था वो 6% से ज्यादा हो गया। तो कांग्रेस पार्टी रिवाइव हो गई। भले उनका एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल शुरू हो गया। ये जरूरी होता है। हर चुनाव क्षेत्र में कम से कम आपका एक तगड़ा लड़ाकू नेता खड़ा होना चाहिए। उसके आसपास एक माहौल बन जाता है और कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा बन जाता है। तो अगर पिछले कुछ सालों में पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का वोटर बेस ममता दीदी ने खा लिया है। ममता दीदी तो खुद कांग्रेस वाली थी। 98 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और कांग्रेस से ही कार्यकर्ता और नेता तोड़कर बनाई। अजीत पंजा और ममता दीदी कांग्रेस के ही थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और सीपीएम के साथ लड़ने लगी, कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ने लगी। अपने पैर जमाए, फिर कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ, करते करते ममता दीदी ने अपने पैर जमाए और कांग्रेस का पूरा वोटर बेस ममता दीदी खा गई। और आज ऐसी हालत है कि जिनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी बनकर कांग्रेस बंगाल की विधानसभा में बैठी थी, और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों भी साथ आकर कुछ कर नहीं पाते। दोनों का वोटर बेस खत्म हो चुका है। फिर भी लेफ्ट का वोटर बेस कुछ 6-7%, 8% बचा है। कांग्रेस का वोटर बेस तो 2 या 3% तक नीचे आ गया। और इसलिए अगर कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा रहना है, देश में हो या बंगाल में हो या महाराष्ट्र में हो, तो गठबंधन की राजनीति छोड़कर और बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने का जो सपना है वो छोड़कर कांग्रेस को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। और इसके लिए संगठन जरूरी होता है। और जब संगठन चाहिए तो कम से कम हर चुनाव क्षेत्र में डिपॉजिट गंवाने वाला भी हो तो भी 5-6-7 हजार वोट लेने वाला एक कैंडिडेट पार्टी के पास होना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज बंगाल की विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक निर्णय लिया है जो सब एनालिस्ट गलत मानते हैं, क्योंकि उसका बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने सही डिसीजन लिया है कि पूरी की पूरी 294 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करेंगे। शायद हर जगह डिपॉजिट 270 जगह डिपॉजिट चला जाएगा। शायद 8-10 जगह दूसरे या तीसरे नंबर तक के वोट कांग्रेस के कैंडिडेट लेकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो अपनी वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ आने की शुरुआत होगी। 2011 में अगर ममता दीदी ने सीपीएम को और लेफ्ट फ्रंट को हराया था तो कांग्रेस को साथ लेकर हराया था।
अकेली ममता को भी मेजॉरिटी मिल गई थी और कांग्रेस के पास कुछ 40-50 एमएलए चुनकर आए थे, लेकिन कुछ महीनों में कांग्रेस के साथ झगड़ा हो गया तो कांग्रेस के 2-3 मंत्री थे, उनको ममता दीदी ने धक्के मारकर निकाल दिया अपनी सरकार से। और उसके बाद लोकसभा हो या विधानसभा हो, ममता ने कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, ना सीटों का बंटवारा किया। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ। आज कांग्रेस के पास अपना झंडा लेकर खड़े होने वाले नेता बचे नहीं है। नाम लेने जैसा एक अधीर रंजन चौधरी छोड़ दो तो कांग्रेस के पास आज बंगाल में कोई नेता बचा नहीं है। अगर अपने ताकत पर खड़ा होना है और हर चुनाव क्षेत्र में अपना झंडा लेने वाला कोई तो कैंडिडेट होना चाहिए, ये पॉलिसी इसीलिए मुझे सही लगती है। बहुत देर राहुल गांधी ने बहुत सारी गलतियां की है और आज लगता है कि बंगाल के चुनाव में तो अभी अभी राहुल दखल दे रहे हैं और अचानक बोलते कि सब सीटें लड़ाएंगे। तो राहुल को गलत बोलने वाले जो है वो राहुल के समर्थक नहीं है, ना कि कांग्रेस के हितैषी है, वो बीजेपी के दुश्मन है। और इसलिए बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने बलि का बकरा होना चाहिए, ये इनकी मांग है। अगर राहुल गांधी वो नहीं मान रहे, बलि जाना है तो ममता का जाए, ममता की सरकार जाए, कांग्रेस क्यों बलि जाए? कांग्रेस को बकरा नहीं होना है। अगर ये राहुल गांधी का मकसद होगा पूरे सीटें लड़ाने के लिए तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि वहां से कांग्रेस का पुनर्जागरण शुरू हो सकता है। 294 सीटों में भले 250 सीटों पर कांग्रेस का डिपॉजिट चला जाए, लेकिन अगर 40 सीटों पर भी कांग्रेस दूसरे तीसरे नंबर के वोट लेकर आता है, एमएलए एक भी नहीं आएगा, चलेगा। लेकिन अगर 30-40 सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है तो मैं मानता हूं कांग्रेस की वो अच्छी शुरुआत होगी और 10 साल में कांग्रेस अपनी ताकत पर खड़ी हो सकती है। जैसे बीजेपी ने बंगाल में 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की, डिपॉजिट जाते रहे, उम्मीदवार हारते रहे, लेकिन आज ममता के लिए बीजेपी चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पैरों पर खड़ा रहना तय किया था। अगर उसी लाइन पर अगले 15 साल संघर्ष करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, लेकिन लड़ना जरूरी है, ये अगर राहुल गांधी मानते हैं तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए अपनी पार्टी के लिए। हम जैसे पत्रकार है, एनालिस्ट है, उनको किसकी जीत होनी चाहिए, किसकी हार होनी चाहिए, इस मकसद से पार्टियां नहीं चलनी चाहिए, ना चलाई जानी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी सही रास्ते पर निकले। देखते चुनाव के बाद क्या नतीजे आते। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।